हेलो दोस्तों, मैं राजू कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल मैथमेट्स में आपका स्वागत करता हूं। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पर बेस्ड होने वाला है। फिर भी मैं आपके 2 मिनट लूँगा और हम थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखिए भाई, जितने भी बच्चे एमपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये न्यूज़ ज़रूर मिली होगी कहीं ना कहीं से कि 2022 में हमें पटवारी के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का जो सबसे सही टाइम है वो यही है कि आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करें। ओके, और तैयारी शुरू करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें बताते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कहाँ तक जाता है, क्या क्या वो पूछता है और कौन सी चीज़ें हैं जिन पर वो ज़्यादा फोकस करता है। तो ये चीज़ें हमें कहीं और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही हमें मालूम चल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या लेवल है और क्या क्या आपको पढ़ना है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रख के भाई मैंने एक सीरीज़ शुरू की है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें मैं क्या करवाने वाला हूँ कि 2017 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे पटवारी के, उसमें मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊँगा। और हर एक शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में कराऊँ, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है तो भाई मैं क्या करूँगा, 10 क्वेश्चंस की 2 वीडियो बना के मैं एक शिफ्ट को ख़त्म करूँगा। ओके, सो ये हमारी पढ़ने की अप्रोच रहेगी। और हाँ, क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो उसको मैं आपको बेसिक से भी सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि बेसिक जानना आपके लिए ज़रूरी है। और आपको वो अप्रोच भी बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम हॉल में लगानी है। ठीक है, अगर देखिए अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच जो होती हैं वो एकदम से दिमाग में नहीं आती हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठती। लेकिन बेसिक एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको वो शॉर्ट अप्रोच याद नहीं आती है, वो आपके दिमाग में नहीं आती, तो बेसिक तो आपको आता ही है। तो आप बेसिक से भी उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से व्यापम के एग्ज़ाम में टाइम की कमी नहीं होती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो व्यापम का 2 से ढाई घंटे का होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम की कमी पड़ती है ना। तो अपन बेसिक से भी अगर सॉल्व करें तो भी स्टूडेंट्स आराम से उसको सॉल्व कर सकता है। और अगर आपको शॉर्ट अप्रोच आती हैं, आपको बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है आपने, तो आप वो अप्रोच भी लगा सकते हो, जो कि हम साथ ही साथ सारे क्वेश्चनों में देखते चलेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 8 एंड 5x + 4y = 13। ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं आपको और आपसे x और y की वैल्यू आपसे पूछी है। देखिए भाई, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है मैंने डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही उठा के सीधे सीधे यहाँ रखे हैं, मैंने इनमें कोई भी चेंज नहीं किया है। ऑप्शन भी एज इट इज़ रखे हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आंसर टिक हो रखा है। ऐसे ही आपको सारे ऑप्शन में आंसर टिक मिलेंगे। तो आप इसको बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा कि भाई आंसर है तो आप कुछ ना कुछ करके आप तिगड़म लगा के ये वाला आंसर ले आएँ, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है अपन को। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपके एक तरीके से आंसर की समझिए इसको। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 2x + 3y = 8 एंड 5x + 4y = 13। तो हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक। तो बेसिक जो है वो कहता है मेरा कि 2x + 3y = 8 एंड 5x + 4y = 13। आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा 9th और 10th में, तो उसमें अपन क्या करते थे, एक वेरिएबल को अपन एलिमिनेट करते थे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते थे, और उस वैल्यू को अपन इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके उस वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल लेते थे जो अपन ने एलिमिनेट किया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट, 2 का गुणांक क्या है, 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा इस पूरी इक्वेशन में। ठीक है, 2 का गुणा करूँगा मैं इस पूरी इक्वेशन में, और ये जो 5 का x का कोफिशिएंट 5 है, इसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं
इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 5 8 ज़ा 40। ओके, और यहाँ से मुझे मिलेगा जब मैं 2 का इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 26। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से मुझे x के कोफिशिएंट इक्वल मिल गए, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो x वाला मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए भाई जब माइनस करूंगा तो साइन आपस में सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा। 15y माइनस 8y हो जाएगा 7y और 40 माइनस 26 हो जाएगा 14। तो यहाँ से y जो मिलेगा मुझे मिलेगा, सॉरी ये 14 है, y मिलेगा मुझे 2। ओके, अब देखिए भाई y को 2 देखते ही आप इन दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू 1 है। बचे मेरे ये दो ऑप्शन। अब देखिए ये जो y है, ये जो y निकल के आया है, इसको इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो भाई। तो देखो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ 2x प्लस 3y में, तो क्या मुझे सॉरी 8, तो अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सो यहाँ से 2x निकल के आएगा मेरा 8 माइनस 6, ये 3 2 ज़ा 6 इधर आ जाएगा और x निकल के आएगा मेरा 1। अब देखिए भाई मैंने क्या किया है, 8 माइनस 6 2 हो गया और 2 का डायरेक्ट डिवाइड मार के मैंने 1 कर दिया। इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही स्टेप लिखोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन आपको इतना दिमाग में कर लेना है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 निकल के आ गई। देखिए भाई ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। सो ये तो हो गई वो अप्रोच, सॉरी ये हो गया बिल्कुल बेसिक में भी आप एक तरीका और लगा सकते थे कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो y की टर्म में। जैसे कि यहाँ से अगर मैं देखूँ कि 2x इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ तो 8 माइनस 3y हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 8 माइनस 3y अपॉन 2। तो आप ये 8 माइनस x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं ये सेकंड इक्वेशन में, तो आपका ये भी आ जाता। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता, मल्टीप्लाई करने वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गलती करने के चांस हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही बेस्ट है अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखिए भाई एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये छोटी छोटी इक्वेशन है, छोटी सी इक्वेशन है, देखो ना कोई क्यूबिक इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यूबिक और क्वाड्रेटिक से मतलब मेरा ये है कि x की कोई भी पावर नहीं है यहाँ पे, ना तो 2 पावर है ना 3 पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। और देखो यहाँ पे भी x की बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, x और y की बहुत छोटी छोटी वैल्यू हैं। सॉरी मैंने ये ऑप्शन हटा दिया, x इज इक्वल टू 2 था और y इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, सो देखो यहाँ पे भी x की छोटी छोटी वैल्यू, तो हम डायरेक्टली क्यों ना इन वैल्यूज़ को ही इसमें सेटिस्फाई करा के देख लें, है ना। तो देखो भाई अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, पहला ऑप्शन ही अगर मैं रख के देखूँ तो x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि y की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 6 और देखो मुझे मिल गया 8 जो कि मेरा सेटिस्फाई कर गया। अब मुझे सेम चीज़ इस वाली इक्वेशन में भी पुट करके देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस वाली इक्वेशन में पुट करो, आपको दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना होगा तभी आपका आंसर आएगा। अब देखिए अगर मैं x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखूँ तो 5 इंटू 1 5 और y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखूँ तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, जो कि मेरा बनाता है 13 और 13 ही है, तो मेरा ये भी सेटिस्फाई हो गया। सो ये आपको एग्जाम हॉल में अगर आपके दिमाग में आता है तो भाई ये चीज़ जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सब कुछ दे रखा है, इक्वेशन भी छोटे हैं, आपके ऑप्शन भी बहुत छोटे हैं, तो आप इसको इजीली ऐसे ही भी कर सकते हो, बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पहला क्वेश्चन अपन खत्म कर चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ पॉलीगन दैट हैज 8 साइड इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं कहलाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है बहुभुज होता क्या है। सो बहुभुज एक ऐसी समतल आकृति होती है जिसमें कम से कम 3 साइड हों और एक क्लोज्ड फिगर हो, समझे, कम से कम 3 साइड हों और एक क्लोज्ड फिगर हो, तो ये दो चीज़ बहुभुज में होती हैं। सो देखो कम से कम 3 साइड होंगी तभी क्लोज्ड होगा भाई, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है। आप 2 साइड को लेके आप कोई सा भी क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते हो, आपको कम से कम 3 साइड और लेनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं एक साइड और ले लूँ तो देखो मेरा ट्रायंगल बन जाएगा, ये क्लोज्ड भी है और 3 साइड हैं, तो सीधी सी बात ये है। तो बहुभुज मेरा क्या होता है जिसमें कम से कम 3 साइड हों और क्लोज्ड फिगर हो, तो उसको अपन बहुभुज बोलते हैं।
तो देखो भाई, ये सारे के सारे बहुभुजों के मैंने नाम लिख दिए हैं। जिस बहुभुज में 3 साइड होती हैं उसको अपन ट्राइंगल बोलते हैं, हिंदी में त्रिभुज। जिस बहुभुज में 4 साइड होती हैं उसको अपन चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है भाई, चतुर्भुज में भी बहुत होते हैं, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया और वर्ग हो गया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज हो गया, इस तरीके का तो बहुत सारे होते हैं। चतुर्भुज में भी वो पार्ट्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, तीसरा है पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड होती हैं और इसको पंचभुज बोलते हैं। हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड होती हैं और इसको षटभुज बोलेंगे। ठीक है भाई, सेप्टागन में 7 साइड होती हैं, इसको सप्तभुज बोल देंगे। ऑक्टागन में 8 साइड होती हैं, इसको अष्टभुज बोल देंगे। ठीक है, नौनागन में 9 साइड होती हैं और इसको नौभुज या नवभुज बोल सकते हैं। डेकागन में 10 साइड होती हैं और इसको 10 भुज। ठीक है भाई, सो हमसे पूछा गया था 8 साइड वाला, 8 साइड वाला पूछा है तो हमारा आंसर होगा 8 साइड वाले को क्या बोलते हैं भाई, ऑक्टागन। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इन सबको नोट कर लीजिएगा, वैसे आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो इनको एक बार नोट करके एक बार नज़र मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1575 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। भाई यहाँ पे मैं आपसे ये उम्मीद तो कर सकता हूँ कि आपको पूर्ण वर्ग के बारे में तो पता होगा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लिखूं, मैंने सबसे छोटा नंबर लिखा 25, तो 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25। मैंने बोला 289 किसका स्क्वायर होता है, सर होता भी है कि नहीं होता, आप बोलोगे जिनको पता होगा सर 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने बोला 529, आप बोलोगे सर ये स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो ये भाई 23 का स्क्वायर होता है। तो देखो, जो ऐसी संख्या जो किसी ना किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई से बनी है, जैसे कि मैं इसको 5 के स्क्वायर को 5 × 5 लिख सकता हूँ, 17 के स्क्वायर को 17 × 17 लिख सकता हूँ और 23 के स्क्वायर को 23 × 23 लिख सकता हूँ। हाँ जी, तो देखो 25 जो है वो 2 नंबर के मल्टीप्लाई से बनी है, 289 2 नंबर के मल्टीप्लाई से बनी है, 529 2 नंबर के मल्टीप्लाई से बनी है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 सेम नंबर के मल्टीप्लाई से बनती हैं उनको अपन परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको मालूम होगा भाई, इतना मैं समझाने की जरूरत समझता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती क्या है। तो देखो भाई, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, देखो नंबर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको सबसे पहले 1575 को मुझे किस संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, परफेक्ट स्क्वायर संख्या मिले। तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, 1575 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। देखिए सबसे पहले मैं 3 से काटूंगा, 3 5 जा और ये 25, फिर से 3 से काटूंगा, 3 1 जा, 3 7 जा और 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21 और 1 बचेगा, 3 5 जा। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 जा और 5 5 जा। ठीक है भाई, अब देखिए फिर से 5 से चला जाएगा 7 और ये फिर से 7 से 1 टाइम चला जाएगा। अब देखिए भाई, ये जो 1575 है किस नंबर से मिलके बना है, 3 × 3 + 5 × 5 + 7। अगर मैं इस संख्या को ढंग से देखूं तो देखो यहाँ पे 2 नंबर का पेयर है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, ये भी 2 नंबर का पेयर है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, लेकिन ये बच गया मेरा अकेला। सो मुझे इसका भी अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका भी अगर स्क्वायर करना है, तो मुझे कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 7 का। ठीक है भाई, सो यही मेरा आंसर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। सो ये जो कंप्लीट संख्या निकल के आएगी वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर
निकल के आएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मुझे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7 से, और यही आपका आंसर है। तो आंसर निकल के आएगा आपका 17। बस हमें पेयर बनाते चलना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, यहाँ पे 7 का पेयर बनाना जरूरी है, इसलिए मेरे को 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 8075 को 2 अंकी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल बताना है आपको। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है बिल्कुल गलत। व्यापम ने इसको सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा, तो निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ध्यान देना भाई, नहीं है। ठीक है, हमें वो वाला कथन देखना है इनमें से जो सत्य नहीं है, मतलब 3 कथन सत्य होंगे। तो चलो देखो भाई, एक बुक है भाई, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक बुक है, इसमें कितने पेजेस हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 100 पेजेस हैं। ठीक है, अब इन 100 पेजेस में से 25 पेज किसने पढ़े हैं, अब्दुल ने। अब्दुल ने पढ़े हैं 25 पेज। ठीक है, और अकबर ने कितने पढ़े हैं, उसी पुस्तक का 2/5। पुस्तक का 2/5 मतलब 100 पेजेस का 2/5 पढ़ा है, जो कि कितना आ जाएगा, 5 से 1 कटेगा 20 बार, और ये आ जाएगा 20 दूनी 40। तो अकबर ने पढ़े हैं 40 पृष्ठ और अब्दुल ने पढ़े हैं 25 पृष्ठ। अब देख लीजिए भाई, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मुझसे कह रहा है कि अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा है। अकबर से आधा, अकबर ने कितना पढ़ा है भाई, 40, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 20। अब्दुल ने तो भाई 25 पढ़ा है, ये तो 20 है। तो मतलब पहला आंसर ही, पहला जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर निकल के आ गया, क्योंकि यही कथन हमारा गलत है। तो आंसर मेरा यही निकल के आ गया। आपको आगे जाने की ज़रूरत है भी नहीं, आप इसी को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अपन इन तीनों ऑप्शन को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं भाई। अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा, हाँ भाई बिल्कुल अधिक पढ़ा, क्योंकि इसने 40 पढ़ा है और इसने 25 पढ़ा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अकबर ने अब्दुल के 2 गुने से 10 पृष्ठ कम पढ़े। अकबर ने अब्दुल के 2 गुने से, तो देखो अब्दुल ने कितना पढ़ा था, 25, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 50। 2 गुने से 10 पृष्ठ कम, 10 पृष्ठ कम मतलब 10 माइनस कर दोगे तो 40 आएगा। तो बिल्कुल अकबर ने 40 ही पढ़ा है भाई, है ना। तो ये भी ऑप्शन मेरा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब्दुल ने अकबर के आधे से, अकबर का आधा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 40 का आधा करूँगा तो 2 से डिवाइड मार के 20 आ जाएगा। तो अकबर का आधा हो गया 20, से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े हैं। 5 पृष्ठ अधिक मतलब अकबर का आधा, 20 से 5 पृष्ठ अधिक मतलब 25। क्या अब्दुल ने 25 पढ़े हैं, आप बोलोगे बिल्कुल 25 पढ़े हैं सर। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरा कौन सा इनमें से कथन गलत था, तो पहला वाला, वो गलत ही आपसे पूछा, तो इसलिए आप आंसर ऑप्शन नंबर 1 टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 का क्या घात 2 की घात 10 का आधा है। What पावर ऑफ 2 इज हाफ ऑफ 2 टू द पावर 10। देखिए भाई, आपको यहाँ पे एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर मैं उसका आधा करना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचिए जरा, क्या करूँगा मैं भाई। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड मार दो, और क्या करोगे, है कि नहीं। 100 का आधा करना है मुझे, आधा करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड मारूंगा, 50 आ जाएगा। कोई भी संख्या हो, 2 का डिवाइड मार दो, आधी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मुझसे पूछा है कि 2 का क्या घात 2 की घात 10 का आधा है, तो 2 की घात 10 का आधा करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड मार दो, है कि नहीं। आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो भी आएगा। अब देखिए भाई, आपने पढ़ा होगा कि जब भी बेस सेम होता है और भाग हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, तो घातें आपस में घट जाती हैं। यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो मैं 1 मान सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल मान सकते हो। देखो भाई, बेस सेम हो गया, तो घातों को अगर मैं घटा दूंगा तो 2 की पावर 10 - 1 क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे 2 की पावर 9।
और यही आपका आंसर है। देखिए भाई, इसका आंसर 9 होना चाहिए था सिर्फ, क्योंकि इसमें बोला है 2 की क्या घात, तो घात की बात हो रही है तो घात तो मेरी 9 ही है ना, लेकिन उन्होंने क्या है बेस के साथ उठा लिया है, सब में 2 2 लगा दिया है, तो आपका आंसर 1 ही कंसिडर किया जाएगा, 2 की पावर 9। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है? If the diagonal of a rectangle is 65 centimeter and one side is 63 centimeter long, then what is the length of other side? सॉरी। सो देखिए भाई, ये एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए भाई, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बता देता हूँ झट से। आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर होगी और पैरेलल होगी, और हर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है भाई, तो ये होता है आयत, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको मैं बोल दूंगा विकर्ण, तो ये मेरा आयत का विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए भाई, एक साइड यदि आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है, मतलब ये विकर्ण मेरा 65 है और एक भुजा 63 है, तो मैंने इसको 63 ले लिया और ये वाली मुझे निकालनी है, ये वाली मुझे निकालनी है। तो देखो भाई, आप गौर से देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। आप देखो, इधर मैं बना देता हूँ अलग से, और ये 65 है, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये 63 है, और ये मुझे निकालनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है भाई। तो देखो, ये क्वेश्चन है ना डायरेक्ट ट्रिपलेट्स पे बेस्ड है। अगर आपको ट्रिपलेट्स की नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे, क्योंकि एक ट्रिपलेट होती है 16, 63, 65। सो ये इसमें क्या मिसिंग है भाई? 16 मिसिंग है, तो 16 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि भाई कि ट्रिपलेट्स क्या भला है? तो देखो, ट्रिपलेट्स कुछ नहीं है भाई, 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं, जैसे कि 3, 4 और 5। ये 3 नंबर हैं अलग अलग। ये नंबर जो होते हैं ना भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? और पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज पे बेस्ड होती है, जिसमें कहता है पाइथागोरस कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है मेरा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम है, और इसी थ्योरम को ये सारे नंबर सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें ये जो सबसे बड़ा नंबर है जिसको अपन हमेशा कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बता दूं तो ये हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। ठीक है भाई, सो इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। सो पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, ये जो ट्रिपलेट्स हैं, सारी की सारी ट्रिपलेट्स, जितनी भी ट्रिपलेट्स हैं वो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स हमारी बनी ही राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हैं। तो देखो भाई, 3, 4, 5, 5, 12, 13, मैं आपके लिए कुछ ट्रिपलेट्स लिख देता हूँ, जिससे आपको ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करना आ जाएगा, आपको अगर ट्रिपलेट्स याद हैं तो। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 8, 15, 17, ठीक है, 20, 21, 29, और क्या हो सकती हैं? एक 16, 63, 65 भी ऐड कर लो, 16, 63, 65। सो ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं जो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो सीधा सीधा इन्हीं क्वेश्चंस पे, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट इन्हीं ट्रिपलेट्स पे बेस्ड होते हैं। डायरेक्ट ऐसे नंबर पूछेगा आपको कि इन ट्रिपलेट्स में से ही आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गई शॉर्टकट अप्रोच, ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो आप इसको देखते ही सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे भाई, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी को लगा दोगे, और क्या करोगे इसमें, है ना। देखिए, जैसे कि ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसमें ये 65 दे रखा है
और ये वाली जो साइड है ये है आपकी 63, ठीक है, ये वाली मुझे निकालनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है भाई, तो बस इस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये हमारी ये जो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, इसी को यूज़ करते हुए हम ये जो थर्ड साइड है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर प्लस ये जो थर्ड साइड है इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, तो x स्क्वायर। अब देखिए 65 का स्क्वायर, ये जो 63 का स्क्वायर है मैं इसको इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 65 का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर 63 का स्क्वायर करेंगे, फिर बेवकूफ़ों की तरह घटाने लगेंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही हो गया ऑब्वियसली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दो, मतलब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दो। तो 65 माइनस 63 का एक बार हो जाएगा प्लस 63 और 65 माइनस 63, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 65 और 63 हो जाएगा 128 और मल्टीप्लाई 65 माइनस 63 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 256 आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूँगा तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 16, और यही आपसे पूछा था कि ये वाली जो वैल्यू निकल के आ गई मेरी 16, ठीक है भाई। तो ये आपकी थर्ड साइड आ गई जो आपसे पूछी है। तो अगर आपको ट्रिपलेट्स की नॉलेज नहीं है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका आपके लिए यही रहेगा कि जो ट्रिपलेट्स मैंने लिखी थी आप उनको एक बार देख लीजिएगा और एक नज़र मार लीजिएगा, 2-3 बार उनको रिपीट कर लीजिएगा, ईजिली याद हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज, बड़ा ही घटिया क्वेश्चन है भाई। अगर ये क्वेश्चन भी मुझे कराने की ज़रूरत पड़ी तो बड़ी ही शर्म की बात होगी आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। तो देखो भाई 17, 21, 27, 18 और 17 का औसत निकालना है भाई। सबको जोड़ दो और जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड मार दो, औसत आ जाता है। यही एवरेज का फॉर्मूला होता है। एवरेज मेरा क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यह है मेरा एवरेज का बेसिक फॉर्मूला, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो आंकड़ों का योग जब आप सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 7 और 1 8 और 7 15, 15 और 8 23 और 7 30 की 0 कैरी 3, 3 और 1 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, मतलब ये हो जाएगा पूरा 100। टोटल हैं कितनी, 1 2 3 4 5, आंसर आ जाएगा आपका 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है √625 125 इज इक्वल टू x अपॉन √5। अब देखिए भाई, जब मैं इसको अंडर से बाहर निकालूंगा तो आपको 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जब मैं 125 को निकालूंगा, अभी मैं नहीं निकाल रहा, अभी मैं ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ, x अपॉन √5। अब देखिए भाई ये 25, क्या मैं 125 को 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल सर, x अपॉन √5। अब देखिए यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, जब भी ये पेयर बने तो यहाँ से इस पेयर का एक डिजिट बाहर आ जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो ये एक 5 बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो 5 अपॉन ये जो 5 का पेयर है तो एक 5 बाहर आ जाएगा और बचेगा अंडर रूट के अंदर ये अकेला 5 इज इक्वल टू x अपॉन √5। यहाँ से आप देखिए 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इस √5 से ये √5 चला जाएगा, तो मेरा बचा क्या, x इज इक्वल टू 5, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगाओगे, आप अटेंटिव हो, आपका दिमाग बिल्कुल खुला हुआ है, आप नर्वस नहीं हो, तो आप इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से बहुत इजीली कर सकते हो। देखो भाई, पहले मैं आपको वही चीज़ बता देता हूँ वैल्यू पुटिंग, फिर मैं आपको बेसिक से भी बता दूंगा, ओके। अब देखो भाई x इंटू वाई इज इक्वल टू 14 दे रखा है। 14 को आप x इंटू वाई कितना दे रखा है 14, तो 14 को आप कैसे तोड़ सकते हो,
या तो आप 2 इंटू 7 तोड़ सकते हो या 7 इंटू 2 तोड़ सकते हो। इनके अलावा क्या आप 14 को तोड़ सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर, हम 14 1 इंटू 14 में भी तोड़ सकते हैं या 14 इंटू 1 में भी तोड़ सकते हैं। तो इन चारों के अलावा आप 14 को नहीं तोड़ पाओगे। तो इन चारों में से देखो भाई, सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ, x इंटू वाई को। मतलब मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 7 लेके चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y इंटू जेड इज इक्वल टू कितना है, 10। तो y इंटू 10 को मैं कितना 10 को कैसे तोड़ सकता हूँ? दो संख्याओं के मल्टीप्लाई में। आप बोलोगे सर 2 इंटू 5 में तोड़ सकते हो या 5 इंटू 2 में तोड़ सकते हो। अब आप देखो भाई, y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है। ठीक है, और 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। सो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए कंफ्यूज मत होना। अगर आप 2 इंटू 5 लोगे 10 को, 2 इंटू 5, तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ और z की वैल्यू अगर मैं 5 लूँ, सो y की वैल्यू लेकिन यहाँ पे तो 7 है, तो मुझे यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे इंटरचेंज कर सकता हूँ? आप बोल दो सर x को 7 कर दो और y को आप 2 कर दो। ठीक है, y को मैंने 2 कर दिया तो मेरा y यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 हो गया, और z मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 5। ऐसे ही तो तोड़ सकते हो आप। अब देखिए मेरा z कितना निकला है 5 और x निकला है 7। तो क्या ये 5 और 7 इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि 7 इंटू 5 करोगे तो 35 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 5। ये मेरी वैल्यूज निकल के आ गई जो कि इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। क्या किया है देखो, x इज इक्वल टू 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 2, वाई को 2 है और z को 5 माना है और z को 5 इंटू 7। देखो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 और y 2 और यहाँ पे भी y 2 है ना। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू को एज्यूम कर लिया सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ही। और आपसे लेकिन x y z की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप जब इन सबको जोड़ोगे 7 प्लस 2 प्लस 5 को, तो आपको मिलेगा 14। ठीक है, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन पे मिलेगा। देखिए ये तो हो गया भाई बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच, जो आपको अगर एग्जाम में दिमाग चल जाए तो ठीक है, अगर नहीं चलती है तो आप इसको कैसे करेंगे देखिए वो भी देख लीजिए। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए भाई क्या दे रखा है आपको, x इंटू वाई इज इक्वल टू 14, y इंटू जेड इज इक्वल टू 10 और z इंटू एक्स इज इक्वल टू 35। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि LHS वालों का LHS वालों से, RHS वालों का RHS वालों से। तो देखो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 10 इंटू 35। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जब इनका सब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सर देखो एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा तो मेरा एक्स स्क्वायर बना लेगा, एक वाई ये रहा एक वाई ये रहा तो वाई स्क्वायर बना लेगा, और ये दोनों जेड मिलकर जेड स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अब देखो 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 10 को मैंने लिखा 2 इंटू 5 और 35 को लिखा 5 इंटू 7। देखिए भाई 2 इंटू 2 5 इंटू 5 और ये 7 इंटू 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो या तो आप यहाँ पे ही कंपैरिजन कर लो, या फिर आप एक स्टेप और बढ़ा लो, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर लिख लोगे इसको, और इसको 7 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख लोगे। तो यहाँ से जब आप कंपैरिजन करोगे तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा मेरा। ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा,
और z इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और आपसे x प्लस वाई प्लस z पूछा है तो वो आ जाएगा आपका 7 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे अपन 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपन 25 से 30 के बीच में पहुँच चुके हैं, 25 टू 30 मिनट के बीच में, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग विदा लेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का शेयर ही मुझे और आपके लिए और भी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे के सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी पटवारी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सब के सब मैथ के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो भी बेहतरीन अप्रोच और बेसिक्स के साथ, है ना। तो चलिए विदा लेते हैं, बाय, थैंक यू।